तो बच्चों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए आपने कॉलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है और कोई चार्ज Q2 रखा हुआ है और उन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर फोर्स लगाता है, ये इस पर फोर्स लगाता है, तो F इक्वल टू हो जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इस चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, R स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पता हुआ है आपको और दिक्कत भी नहीं होती। जब वेक्टर फॉर्म की बात आती है तो वेक्टर फॉर्म में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर मान के चलो कोई चार्ज Q1 है और कोई चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं इसकी वजह से फोर्स इस पर लग रहा है F21 और इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस पर F12, यानी इसने इस पर फोर्स लगाया F21 फोर्स लग गया, इसने इस पर फोर्स लगाया इस पर F12 लग गया। और जब F21 पता करते हैं तो हम लिखते हैं F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। अब बात ये आती है कि सर ये क्या है, तो ये तो इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया ये वाला जो आपने स्केलर फॉर्म में पढ़ा, और R21 जो इसकी डिस्टेंस थी यहाँ पर जो वेक्टर था अब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो इन दोनों के बीच का जो वो है तो वो क्या बता रहा है आपको, वेक्टर फॉर्म बता रहा है, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। इसको थोड़ा सा 2D में समझने की कोशिश करते हैं, आपका थोड़ा सा फील आ जाएगा कि हाँ ये कैसे वैल्यू आ रही है, थोड़ा समझते हैं इसको ये कैसे आ रहा है। देखिए आपने एक तरह से देखेंगे, अच्छा कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखना किसी किसी बुक में लिखा रहता है K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1 पर यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। और भी फॉर्म है वो भी मैं बताता हूँ आपको, अब सुनना है बात को बड़े ध्यान से। अगर मान के चलो ये XY प्लेन है, XY प्लेन में आप जानते हैं ये पोजीशन वेक्टर होता है, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, मैं इसको OA भी बोलता हूँ, या कई बार इसको मैं यहाँ पे चूंकि ये चीज़ समझानी है मुझे तो मैंने इसको R1 वेक्टर बोल दिया, यानी कि ये इसकी पोजीशन हो गई, ठीक है, ये पोजीशन हो गई इसकी। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाए इसका, तो इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने बोल दिया R2। तो यहाँ से B पॉइंट पर आ गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने कहा सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूँ तो OA, यानी कि ये वेक्टर OA था, AB से डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये वाला वेक्टर हो गया OB। ये इसका पोजीशन वेक्टर पहले ये था, फिर पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और AB इसका क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं OA प्लस AB कर दूं, किसके बराबर आएगा, OA के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने OA की जगह पर रख दी वैल्यू R1 वेक्टर और AB की जगह पर रख दिया, अब यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली, इसको नाम दे दिया R21, ठीक है। तो AB की जगह पे मैंने नाम दे दिया R21 वेक्टर इक्वल टू OB, गलत ले लिया था, OA प्लस AB किसके बराबर हो गया था, OB के बराबर, सॉरी। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है ना। तो R1 प्लस R21 इक्वल टू क्या हो गया आपका R2 वेक्टर। तो R21 बराबर वेक्टर क्या हो जाता है, R21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। ये चीज़ अभी यहीं से आएगी। अब ये वेक्टर जो फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, एक तरह से देखा जाए तो ये इसका वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो आ रहा है आपके पास। अब सेम चीज़ मैं इस कॉलम्स लॉ में बनाने की कोशिश करूँगा, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। कॉलम्स लॉ को ऐसे ना दिखा के मैंने ऐसे दिखा दिया तो और ज़्यादा फील आ जाएगा। देखना है Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है। अब Q1 चार्ज का जो ये R1 है ना, ये समझना है क्या चीज़ है। Q1 चार्ज का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है ये R1 है, और Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है ये R2 वेक्टर है, ठीक। ये R1 वेक्टर हो गया पोजीशन, ये R2 हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो R21 वेक्टर है। इसीलिए जब कहते हैं हम कि Q1 से Q2 पर फोर्स लगा तो हमने कहा F21 साइड में लगा, वेक्टर फॉर्म आ गया। तो F21 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड था क्या R21 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया,
और R21 ने इसकी डायरेक्शन दी। चूंकि फोर्स की डायरेक्शन जो F21 आ रही है वो किस वेक्टर की डायरेक्शन है, R21 वाले वेक्टर की डायरेक्शन है कि नहीं है। तो F21 जो आपका फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, R21 के यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, इसीलिए R21 वेक्टर आ रहा है। ठीक, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं R यूनिट वेक्टर को, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म A इक्वल टू क्या होता है, A मैग्नीट्यूड और A यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, A वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैं यूनिट वेक्टर की जगह सर क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब R21 वेक्टर को कैसे लिखोगे, देखना ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपके, कैसे लिखेंगे देखना जरा। R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस फॉर्म की तरह R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। यही चीज मैंने पुट कर दी यहां पर, तो क्या आ गया, F21 इक्वल टू, इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना, F21 इक्वल टू KQ1 Q2 R21 वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा R21 का क्यूब। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अब देखो जब याद करना, जब F12 होता था तो F12 के टाइम क्या फोर्स बन जाती थी, F12 वेक्टर होता है तो क्या हो जाता है, KQ1 Q2 डायरेक्शन हो जाती है R12 यूनिट वेक्टर अपॉन R12 का स्क्वायर। क्यों हो रहा है ऐसा कि फिर आप डायरेक्शन R12 इस तरफ देख रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब F12, तो अब F12 की डायरेक्शन होगी तो पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये R21 की जगह क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। इसीलिए पूरा का पूरा फोर्स जो है बदल जाता है यहाँ पर आने के बाद। इसीलिए यहाँ पर R21 बराबर क्या होता है, R21 बराबर होता है R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पर उल्टा हो जाता है, R12 वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो मैं समझता हूँ कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज आपका XY प्लेन में किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं वेक्टर के हिसाब से, वो चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।